Hello, this is only correct. Today we have discussed about पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है किसी भी आप जो है यूपीएससी या आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेटर एक ऑप्शन आपके लिए ये हो जाता है कि आप अपना एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कराऊंगा और एकदम डिज़ायर्ड एंड तक। जैसा कि आपको इसमें काफ़ी सुनने को मिलेगा इस पेपर में, आगे आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें डिज़ायर्ड एंड और ऑब्जेक्टिव की ज़्यादातर बात आपको मिलेगी। तो उसी एक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप जो है एक बेटर अप्रोच लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट अगर आप देखें तो ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसके पूरे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करें, और ये भी इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से उसकी जो है अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं ताकि हम 300 प्लस मार्क्स को गेन कर सकें यूपीएससी ऑप्शनल के अंदर। या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ ऑप्शन माना गया है तो आप उसमें ले सकते हैं। इसकी अच्छाई और बुराई में कुछ आपको बता देता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाने से पहले, कि जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने अभी तक या तो चूज़ नहीं किया है या वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने वाले हैं, तो उनके लिए एक बेहतर आइडिया यहाँ पर मैं ये दे सकता हूँ कि ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं या ज्योग्राफी लेते हैं तो आपको बहुत सी अलग अलग थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सी अलग अलग अप्रोचेस को आपको देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो सिलेबस है एक लिमिटेड अप्रोच के साथ में आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपसे अगर राइट अवे एक बात सीधा बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने के लिए 2-3 बुक्स हैं जो मोर इनफ हैं। आप उनको अगर अच्छे से थॉरली रीड कर लेते हैं तो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, और डिज़ायर्ड एंड तक पहुँचने के लिए 300 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी क्या हुई, उसके लिए अप्रोचेस क्या हुई, वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलती होंगी कई चैनल्स पर, अलग अलग चैनल्स पर आपको देखने को मिल रही होंगी, अलग अलग वीडियोस के अंदर देखने को मिल रही होंगी। तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि मैं आपको सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाऊँगा, पेपर 1 पेपर 2 पूरा एंड टू एंड सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मेरे बारे में है, ये मैं पहले भी पढ़ाता था लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से फिर नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब मैं जो है फिर से मैंने शुरू किया है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2021 के लिए पूरा कंप्लीट करूँगा। जो भी आपका मेंस का जो सिलेबस होगा उसको मैं पूरा डिज़ायर्ड एंड तक कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या कुछ भी ऐसा हो, मतलब आपको लगता है कि उसे सब्सक्राइब करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, ये जो एम्बलम है सत्य, ये भारत का एक प्रतीक है और भारत की एक पहचान भी दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी और राष्ट्रीय पटल पर भी। हमको समझ में आता है कि हाँ, ये भारतीय जो सरकार है और भारतीय जो एक आपका रिपब्लिक है, जो गणतंत्र है, उसकी एक पहचान है। यहाँ से शुरू होती है हमारे देश की पहचान। ठीक है, और इसी सत्यमेव जयते को पाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है कि सिर्फ इस जो सत्यमेव जयते होता है इसकी रिकमेंडेशंस को मानना और इसकी लाज बचाना। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसकी जो कही हुई चीज़ें हैं या इस जो एम्बलम की एक बात आ जाती है यहाँ पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन बस यहीं से शुरू हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स जनता, एक स्टेट या एक सरकार बोल सकते हैं हम लोग, ये पब्लिक के अंदर आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, लोगों के साथ में कैसा व्यवहार है इस पब्लिक का, सरकार का, लोगों का। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है प्लस आपका पब्लिक भी हो सकता है। मतलब कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। जैसे आप किसी इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हैं तो आप देखते हो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ सब वर्कर ही वर्कर हैं या सारे मैनेजर ही मैनेजर हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी कि हर इंसान वहाँ पर एक अलग ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, मैनेजर्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो आपके फायर एंड सेफ्टी का हेड अलग होता है। उसके बाद सबसे नीचे जो एक सबसे छोटी श्रेणी आ जाती है वो आ जाती है आपकी वर्कर्स की, जिसके दम पर पूरी जो इंडस्ट्री है वो आपकी चल रही है, या फैक्ट्री है कोई भी, वो आपकी चल रही है। तो उसी एस्पेक्ट में यहाँ पे आज हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को जो रनअप किया जा रहा है,
या गवर्नमेंट किस तरीके से जो एक डिज़ायर्ड एंड, देखिए डिज़ायर्ड एंड की बात यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिलेगी कि डिज़ायर्ड एंड होता क्या है। डिज़ायर्ड एंड क्या है, जैसे अब आपके लिए आप एज स्टूडेंट हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका डिज़ायर्ड एंड क्या है? आपका डिज़ायर्ड एंड ये है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, या कोई भी सर्विस जो है वो आपको उसमें से लेनी है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप उसके लिए प्लान करें, कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। सारी चीज़ें करने के साथ साथ आप अपने टाइम टेबल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, और उसके बाद डिजायर्ड एंड पाने के लिए आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। बस इसी प्रिंसिपल पर हमारा पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी प्रिंसिपल के आसपास घूमता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट बेस्ड और रिटन रिकमेंडेशन के ऊपर। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि 1887 में जब वुड्रो विल्सन साहब ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी एक ऐसे को जब उन्होंने रिलीज़ किया, उनका कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वुड्रो विल्सन को लोग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर जो है वुड्रो विल्सन को बोलना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप देखें, क्या उससे 5000 साल पहले या उससे 3000 साल पहले या 2000 साल पहले क्या प्रशासन नहीं होता था? प्रशासन होता था। क्या आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या आपको प्रशासन नहीं मिला है? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता था? नहीं, प्रशासन का मजबूत गठजोड़ देखने को मिला है, क्योंकि अगर प्रशासन का मजबूत गठजोड़ नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं दिखा पाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है यहाँ पर कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ में मतलब मिलजुल के काम करने की जो थ्योरी है वो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। लेकिन इस वर्ड से हटकर के अगर आप दूसरी डेफिनेशन की तरफ इसको देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ यही लगेगा, और सिर्फ ये बात है भी, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, जनता की भलाई। सरकार के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको हम जो है लेजिस्लेटिव हेड भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक तरीके का बहुमत दल का नेता होता है, जो है लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, उसके ऊपर प्रेसिडेंट होता है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एज अ डिप्लोमेटिक हेड, एज अ कंट्री हेड, ठीक है, एज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप हायरार्की को अगर देखेंगे, उसके बाद आपका जो है पूरा कैबिनेट रहता है, कैबिनेट के अंदर फिर सेक्रेटरीज रहते हैं, उनके साथ अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये सब क्या है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल को सिर्फ और सिर्फ फाइनलाइज करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग काम कर रहे हैं। क्या अगर आप देखेंगे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो जनता की जो आपकी जो रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के अंदर आप जाएंगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो शहरीकरण है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो शहरीकरण किया किसके लिए जा रहा है? शहरीकरण जनता के लिए किया जा रहा है, मतलब कि पब्लिक के लिए किया जाता है। और जो पब्लिक के लिए किया गया जो कार्य होता है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। दैट मीन्स दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क फॉर द पीपल। जैसे आप डेमोक्रेसी की आपने अच्छी सी डेफिनेशन देखी होगी, तो डेमोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खासा अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इज इट? इट इज एकेडमिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रिपेयर सिविल सर्वेंट। हम लोग ये चीज़ मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए, और जनता की जो समस्याएं उनको सुनने के लिए और उनका निवारण करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बता चुके हैं आपको, जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम, जनता की भलाई और सुगमता के लिए किए गए कार्यों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक। उसके बाद एक अलग सी जो 2 डायमेंशंस की बात यहाँ पर की गई है
उसको जरा एक बार हम और देख लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एक्टिविटी। एक्टिविटी क्यों है? एक्टिविटी इसलिए है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप कहाँ पर करेंगे? जैसे कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आप एक मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पर रहने के लिए आपका घर है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर पूरी एक 100 घर है, मान लीजिए 100 घर हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ आप कचरा डालेंगे, जहाँ आपका मन कर रहा है वो करेंगे, नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आपकी बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ होती हैं, या जहाँ पे 100 घर हैं या 50 घर हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष चुनने के बाद उसके मेंबर्स होते हैं, वो लोग गाइडलाइन जारी करते हैं कि देखिए जो कचरा है वो रोड पर नहीं फेंका जाएगा, उसके लिए डस्टबिन लगाई जाएगी, आप उसमें फेंकिए, ठीक है। जो डिज़ायर्ड जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट करिए अपने घरों के आसपास। कौन किसको पानी देगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन जो, मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके की जो मिनी बुक के अंदर आपको लिख ली जाती हैं, वहाँ पे एक रूल बुक बना ली जाती है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लोगों को सेटअप कर दिया जाता है और उसका एक अध्यक्ष हो जाता है। तो सिर्फ इतना काम है। तो आप क्या है, आप जरूरी नहीं है कि आप आईएएस हो तभी आप जाकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं। आप अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। घर में जो फादर होते हैं वो एक हेड होते हैं, हेड के बाद उसके बाद हम लोग क्या है, हम लोग मेंबर हैं घर के। हेड कौन है, फादर या मदर? मोस्ट प्रोबेबली हमारे भारत में तो मतलब जो है फादर ही जो है घर के हेड होते हैं। तो वो जो बोलते हैं वही हम लोग करते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी से घर चलता है। तो यही बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो हमारा जो विकास है, हमारी जो सोच है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है हमारे पापा के सिस्टम पर, हमारी उसके जो है, जो हमारे पापा बोलेंगे या हमारे पापा जो हमको समझाएंगे, वो चीज़, उस चीज़ पर हमारी जो है सोच डिपेंड करेगी। उसी चीज़ पे घर का विकास और घर की जो डिज़ायर्ड सारी एक्टिविटीज़ है वो ऐसे ही होंगी। तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। तो अब जितने भी गवर्नमेंट एक्शंस हैं, इसी हिसाब से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एक्शंस भी जितने हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिसाब से चलते हैं। जो कैबिनेट चाहती है उस तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। और सॉरी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एरिया ऑफ स्टडी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सेकंड पॉइंट यहाँ पर दे रखा गया है, 1887 से पहले क्यों। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि वुडरो विल्सन को क्यों पिता बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? वुडरो विल्सन को पिता इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए 1800 गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता बोला जाता है। क्या उसके पहले किसी भी व्यक्ति ने भारत में आज़ादी का वो नहीं उठाया था क्या? सबने आज़ादी की कोशिश की, लेकिन जो सबसे ताकतवर तरीके से जिसने जो है आज़ादी अपनी जो हमारी गुलामी थी उसके खिलाफ जो है कदम उठाया, सबसे ताकतवर तरीके से जिसने जो है पूरे मास मूवमेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया, सबसे ताकतवर तरीके से जिसने पूरे देश को इकट्ठा एक मंच पर ला करके खड़ा किया, वो चीज़ वहाँ से शुरुआत होती है इंडियन नेशनलिज्म की। इज इट? यहाँ से शुरुआत होती है इंडियन नेशनलिज्म की। तो यहीं से शुरुआत जब हो जाती है तो उसी को लोग ध्यान रखते हैं। तो वुडरो विल्सन ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था कि मैंने वुडरो विल्सन ने उससे जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखेंगे कि 90% चीज़ें जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से ली गई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कौटिल्य जो थे वो हमारे देश से थे और हमारे देश बहुत ज़्यादा ताकतवर, उनकी जो सोच थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। लेकिन वुडरो विल्सन को फादर क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि दे स्टार्टेड द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज दैट एरिया। उन्होंने ऐसे लिखा और उन्होंने बताया कि हाँ, इसको भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए डिसाइपल की बात यहाँ पर इसलिए बोली गई है कि स्टडी का एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए है कि जैसे जैसे जनता बढ़ी वैसे वैसे जो आपका ये जो मिसबिहेवियर है वो भी बढ़ता चला जाता है। आप सोचिए, अगर जिले के अंदर एक डीएम ना हो, जिले के अंदर एक एसएसपी ना हो, सरकार ना हो, पुलिस ना हो, तो क्या होगा? मार काट मच जाएगी, एक दूसरे को लोग जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सरसाइज द हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द पीपल। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, उसके अंदर नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। और जब आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बनने के बाद में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ाया जाएगा
कि आपको कैसा प्रशासक बनना है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पेपर 2 पेपर 4 के अंदर बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जीएस के पेपर 2 और पेपर 4 के अंदर ये बिल्कुल, और एसे के अंदर भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये जो है पेपर इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑप्शनल इसको आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको चैनल के अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही हैं और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई मतलब फोर्स नहीं है। ठीक है, बस लेकिन पढ़िए, मेन चीज़ है पढ़ाई। ओके, चलिए अब जरा इस पर आ जाइए। अब ड्वाइट वाल्डो की हम बात करते हैं। कुछ लोग उसको डुइट वाल्डो बोलते हैं, कुछ लोग ड्वाइट वाल्डो बोलते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप उसको बोल सकते हैं। तो 2 एस्पेक्ट्स के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बांटा गया है। देखिए, ड्वाइट वाल्डो जो है 1913 के अंदर पैदा होते हैं और अक्टूबर 27, 2000 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी समय थोड़ा इन लोगों ने मतलब मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स के आसपास जो है ये जीवित रहे। लेकिन इनका मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था। किस तरीके से आज जो है डीएम एसपी काम करते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इन्होंने एक महत्वपूर्ण आप चीज़ आपको बताऊं कि 1940 और 1970 के अंदर, 1940 से 1970 के बीच में इन 30 सालों में इन्होंने जो है बहुत कुछ साइंटिफिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसी बातें कही। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि इन्होंने मिनाउब्रुक 1968 और मिनाउब्रुक 2 1988 दोनों को हेड किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनकी थ्योरी को काफ़ी माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब इन्होंने 2 चीज़ें बताई। इन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट और एक होता है आपका गवर्नमेंट, या आप पब्लिक बोल सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको कुछ खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? पब्लिक के लिए किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब आप मेंस के अंदर इसका आंसर लिखेंगे तो मेंस के अंदर आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपसे पूछ देता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 एस्पेक्ट्स को बताइए, या आपको पूछ देता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, तो आपको फिर इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ जो थिंकर्स हैं उनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। और थिंकर कौन हुआ? थिंकर वो हुआ जो अलग से एक सोच को रखता हो। ठीक है, जैसे कि घर है तो घर के अंदर जैसे आपके पापा है, तो पापा की सोच अलग है घर को चलाने की। वो ये सोचते हैं कि नहीं, जो है घर को चलाने के लिए जो खाना है वो 2 टाइम बनेगा। मतलब एक लेट्स एग्जांपल, अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि घर में जो है खाना 2 टाइम बनेगा। अब आप बड़े होते हैं, आप जब इस घर के हेड बनते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, घर में खाना 2 टाइम क्यों बनेगा? घर में जब मन करेगा, जिसको जो भूख लगी उस तरीके से खाना बनेगा। तो आप क्या हो गए? आप थिंकर हो। क्यों? आपने उनसे हट करके सोचा। ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी जो आपने इस तरीके से थिंकिंग की जो लोगों के विकास की जो है राह को खोल रही है और लोगों को विकास की तरफ अग्रसर कर रही है। इट जस्ट रियली टेंड्स टू, मतलब एक डेवलपमेंट की तरफ आप लगातार दूसरों को बढ़ाएं। ऐसी सोच जो है उसी को थिंकिंग बोलते हैं हम लोग, जो अच्छी सोच होती है। ठीक है, उसको थिंकिंग बोला जाता है। तो यहां पर ये चीज हमने आपको बता दी। लैटिन वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, एड प्लस मिनिस्ट्रेट, इस तरीके की जो 2 बातें यहां पर बोली गई। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि इयन ग्लैडन, अगर इनका नाम आप लिख देते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में तो थोड़ा सा आपको नंबर, मतलब आधा 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम्बल मीनिंग से समझना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़े तरीके से समझना चाहिए, लेकिन उसकी जो अप्रोच हो वो थोड़ी हम्बल हो। ठीक है, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा मतलब एस्पेक्ट नहीं था। आज से कुछ सालों पहले, तकरीबन 100 साल अगर पहले की बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं था पढ़ने का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सदियों से है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता तो 4 से ज़्यादा लोगों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, 1 लाख लोग हैं तो वो तो ऐसे तो कुछ भी करेगा, कोई भी कुछ भी करेगा। ठीक है, क्राइम्स बढ़ जाएंगे, टेररिज्म बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी, जिसका जो मन करेगा वो करेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पहले लोगों का विकास और गलत गतिविधियों पर हमारा क्या, गलत गतिविधियों पर हमें रोक लगानी है। आर्मी, पुलिस, सीबीआई, इनका सबका क्या काम है? इनका सबका काम यही है कि गलत इलीगल ट्रैफिकिंग, टेररिज्म,
साइबर क्राइम्स, किसी तरीके से कोई भी क्राइम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, आपका बॉन्डेड लेबर, किसी भी तरीके का कोई भी आपका क्राइम होता है उसके ऊपर जो है कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके का ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो जाता है चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये बात आपको यहाँ पर बोल दी गई, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि आखिरी की लाइन देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल। कम से कम 20 बार ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। चलिए आप थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इन लोगों को आप जानते हैं ये कौन है? यही है ड्वाइट वॉल्डो, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। ड्वाइट वॉल्डो ने क्या बोला? यही है वो ड्वाइट वॉल्डो। इन्हीं का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट करके इनका जो ऐसे आया था, इन्होंने स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर की हुई थी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप ये लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये पीएचडी थे और इन्होंने मिनाव ब्रुक 1 1968 के अंदर और मिनाव ब्रुक 2 1988 के अंदर इन्होंने साइराक्यूज यूनिवर्सिटी के अंदर हेड किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ड्वाइट वॉल्डो 1913 के अंदर इनका जन्म हुआ और अक्टूबर 27 2000 के अंदर ये जो है पंचतत्व में विलीन हो गए। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी काम किया। अब मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं क्या होता है? क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो चीज़ें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पापा वाला भी। पापा ने बोला था कि खाना सिर्फ 2 टाइम बनेगा, सुबह और शाम। 20 में अगर किसी को भूख लगी तो वो मर जाए लेकिन खाना नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप आए, आप पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा होशियार हैं, आपकी थिंकिंग जो है वो हम्बल है और डाउन टू अर्थ है। आपने सोचा कि जीवन के अंदर जो खाना का जो महत्व है, भोजन का जो महत्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोपहर में भूख लगाती है, उसने कुछ अच्छा मान लो काम किया है, 4-5 घंटे से बिजी था, तो उसको मान लो जो है डाइजेस्ट हो गया और उसको भूख लगाई, तो क्या दोपहर में खाना नहीं खा सकता? आपकी हम्बल अप्रोच थी, आपने बोला कि नहीं, जब जिसको भूख लगेगी वो तब खाएगा, जब जिसको खाना बनाना होगा वो अपना घर के अंदर जितने भी लोग हैं, जब जिसको बनाना होगा खाएगा, अपना बनाएगा। तो ये आपका क्या है? ये आपकी जो अप्रोच है वो हम्बल अप्रोच है और डाउन टू अर्थ अप्रोच है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बस यही बात बोलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि जितना अच्छा, जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर आप करिए। और जिन लोगों ने ये सोचा उन्हीं लोगों को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बोलते हैं। डाइट वॉल्डो हो जाएं, आपके हेनरी फयोल हो जाएं, फ्रेडरिक राइट हो जाएं, कोई भी व्यक्ति, वुडरो विल्सन हो जाएं, वीवर्स थ्योरी हो जाए, कोई भी थ्योरी हो जाएगी, आपको यही चीज़ आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करेगी। बेटर से बेटर अप्रोच किसके लिए? जनता के लिए। किस तरीके से जनता काम करेगी, इंडस्ट्री किस तरीके से काम करेगी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से उन्होंने काम किया। हाँ, मैं ये बता रहा था। तो क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ये हुई ना। पापा वाली जो अप्रोच थी कौन सी थी? जो क्लासिकल अप्रोच थी। आपकी अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच है। इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है उसी को हम लोग कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की श्रेणी देते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो बात मोहित भट्टाचार्य जी ने बोली थी कि न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बात बोली है कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत 1950 के बाद पड़ी ना भारत के अंदर। और जैसे जैसे जब जनसंख्या बढ़ी है उसके बाद आपको क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज के अंदर आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक खुद इंसान के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि एक सोसाइटी, इंडिविजुअल के लिए भी, फैमिली के लिए भी, सिविल सोसाइटी के लिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अब कैसे? मैं आपको समझाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन खुद पर कैसे लागू होता है। जैसे कि आप सोचते होंगे कभी कभी कि अब मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, शाम को 12 बजे तक पढ़ूंगा, एक दिन में 15 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, जो भी आपका एज आपकी ताकत के अनुसार, आपकी जो हार्ड वर्किंग के अनुसार, आपकी जो गोल का कितना आप ज़्यादा जुनून है आपका उसके प्रति, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप उसको कभी कभी नहीं फॉलो कर पाते हैं या आप फॉलो करते हैं उसको। तो ये क्या है? आपका ये लिखना कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह 4 से 6 2 घंटे में पढ़ूंगा, इसकी क्या अप्रोच है? दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। किसका? इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन।
यही तो है आपका इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन। खुद के ऊपर नियंत्रण करना, खुद के ऊपर ऐसी थिंकिंग को लाना। अब नियंत्रण कैसा? गलत काम नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंजेक्टिव हो गया। किस तरीके से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तरीके। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम सिर्फ ये होता है कि वो स्टेट को डायरेक्ट करता है, आपका क्या क्या डायरेक्ट करता है कि आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। जब आप कोई भी अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि जो मैन और वुमेन दोनों को सेम वेजेस मिले, दोनों का टाइम सेम हो। आर्टिकल 44 सीधा सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कोई भी कानून बनाएंगे उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो एक अवधारणा है वो झलकनी चाहिए। ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब मेंस के अंदर आप इसी तरीके का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? मेंस के अंदर आप इसी तरीके का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? मेंस अब आपको कोई भी आंसर आपको लिखना हो तो आप मुझे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। मैं ईमेल जो है आखिरी में आपको बता दूंगा, ठीक है? मैं अपना ईमेल बता दूंगा, आप उस ईमेल पे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें ईमेल जो है, ईमेल पे आप मुझे अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। मैं उसको चेक करके बाकायदा आपको नंबर सब दे दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है, 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन आराम से मैं आपको नंबर सब उसमें दूंगा, ठीक है? ये चीज़ है। और कोई भी आंसर आप सेंड कर सकते हैं, ऐसे से लेकर के कोई भी, ठीक है? ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो पर्सपेक्टिव है। और 1887 से जब वुडरो विल्सन ने इस बात को जब माना है, उन्होंने जब ये ऐसे लिखा है, उस ऐसे लिखने के बाद में ही इसका ओरिजिनेशन देखा जाता है कि हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसाइपल मीन्स एज अ सब्जेक्ट उसकी स्टडी होनी चाहिए, एज अ डिसिप्लिन उसकी स्टडी होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक उसकी स्टडी नहीं होगी तब तक कंपैरेटिव चीज़ें नहीं निकल के आएंगी, न्यू थिंकर्स नहीं निकल के आएंगे, तब तक नई चीज़ों का जन्म नहीं होगा। अब एक डीएम के लिए आप देख रहे होंगे, आप कोरोना काल चल रहा है इस वक्त। कोरोना काल में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से डीएम हमारे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अभी मैं कुछ दिन थोड़ा पहले न्यूज़ देख रहा था कि बिहार के अंदर 2 घंटे के अंदर 250 जाने बचाई एक डीएम साहब ने। कितनी बड़ी बात है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ गवर्नेंस। किस तरीके से जो है उन्होंने काम किया। तो ये क्या है? इट्स कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एग्जांपल आप केस स्टडी के अंदर दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको पेपर 4 में भी दे सकते हैं और आप यहाँ पे भी इसका एग्जांपल एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव अप्रोच में दे सकते हैं कि क्या पहले ऐसा हो सकता था कि 2 घंटे के अंदर 250 जाने बचाई जा सकें, लेकिन अब ऐसा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, ठीक है? तो मैं आपको बता चुका हूँ इंडिविजुअल के लिए क्या है, फैमिली के लिए क्या है। फैमिली के लिए पापा वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं। सिविल सोसाइटीज़ के लिए सिविल सोसाइटीज़ हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं, 10-15 लोग हैं, एक हेड है, ये है, तो उस तरीके से रूल बुक है, किस तरीके से उसको क्या करना है, काम डिवाइड है सबका अलग अलग। और उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है वो उसको इंजेक्ट भी करेगा कि आपको ये काम नहीं करना है, और उसको गाइड भी करेगा। हम्बल रिक्वेस्ट भी उससे होगी कि आप किस तरीके से काम करें और किस तरीके से काम ना करें, ठीक है? मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पूरी, ठीक है? पर्पस भी मैं आपको उसका बता चुका हूँ। आप धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका स्कोप भी आपको पता लगेगा, ठीक है? कुछ व्यूज़ पता लगेंगे आपको इसके, जैसे कि नैरो व्यूज़, ब्रॉड व्यू, पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, इस तरीके के जितने भी हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर व्यू है, मार्केट व्यू है, पॉलिटिक्स और आपका लीगलिस्टिक व्यू है। सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। आपका कंप्लीट मैं कोर्स कराऊंगा। बाहर ये कोर्स 10,000 15,000 में आपको मिल रहा। मैं इसको कोर्स मैं खुद मतलब 2 बार मेंस दे चुका हूँ और मैं 1 बार इंटरव्यू तक भी पहुँच चुका हूँ, ठीक है? और मैं प्रेजेंटली जो है मैं ऑफिसर भी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अच्छा पढ़ाऊंगा मैं। आप पढ़ने के बाद ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए स्कॉलर्स की अप्रोच देख लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि उन्होंने क्या क्या बोला है। जैसे जेएम पिफिनर एंड आर पेस्थस ने एक बड़ी बात बोली, मैंने आपको पहले ही बोला था, डिजायर्ड एंड। डिजायर्ड एंड का मतलब पता क्या होता है? जैसे आपका डिजायर्ड एंड है आईएएस बनना, तो पिफनर ने बस यही बात बोली कि हमारा डिजायर्ड एंड है, उसको पाने के लिए हम ह्यूमन मतलब इंसान की और जो हमारे आसपास जो मटेरियल यूज हो रहा, मतलब कि आपके लिए आपका यूज प्लस आपकी किताबों, बुक्स और लेक्चर्स, वीडियोस, इन सब का जो यूज है, ये मटेरियल हुआ ना आपके लिए। इन सब का यूज आप कैसे कर सकते हैं आईएएस बनने के लिए। ये बात सिर्फ इतनी छोटी सी बात पिफनर ने यहाँ पर बोली है। इसको आप समझ के यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ब्रुक्स एडम ने ये बोली बात कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोऑर्डिनेटिंग से बनता है। जैसे आप देख रहे हैं, डीएम हो गया, एसपी साहब हो गए, डीएम साहब हो गए, दोनों हो गए, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन है ना। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो
तो डीएम साहब को जो मन करेगा वो करेंगे, एसपी साहब को जो मन करेगा वो करेंगे जिले के अंदर? ऐसा नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल आप समझ सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर। जैसे आप गुलीक और उर्वीक, दो आपके थिंकर्स हैं, उन्होंने पॉज डी रॉब नाम का एक मतलब पूरा एक व्यू दिया था। तो उस व्यू के अंदर आप क्या देख सकते हैं, क्या होगा वो व्यू? देखिए पॉज, चलिए मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, ठीक है? वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। उन्होंने ये मैनेजमेंट और फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ा आपका लॉ के तरीके से माना जाता है। और ये दिया किसने था? गुलीक प्लस उर्वीक, दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या, एक तरीके के थिंकर्स थे। उन्होंने ये बात बोली। पी का मतलब क्या हुआ? पी का मतलब हुआ प्लानिंग। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग। एस का मतलब क्या हुआ? स्टाफिंग। डी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिंग। सी ओ कोऑर्डिनेटिंग। आर मीन्स रिपोर्टिंग एंड बी मीन्स बजटिंग। इतनी चीजों को अगर आप समझ गए, खत्म। राहुल गांधी वाला मेम्स आपने देखा है ना, खत्म हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म। अगर ये बस चीजें आप समझ गए, बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। और ये प्रोसेस व्यू के अंदर आता है, जो पब्लिक व्हील, उसके बाद जो आपका प्रोसेस व्यू है, उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको प्रोसेस व्यू के अंदर देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। और वही चीज जैसे मार्केट व्यू है, तो मार्केट व्यू के अंदर आप चीजों को देख सकते हैं। मार्केट व्यू के अंदर आप ये चीजें देख सकते हैं, तो मार्केट व्यू के अंदर भी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज हम अगले उस पर देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अब देखिए अगला कौन है? ब्रूक एडम, में बता दिया, ब्रूक एडम मैंने बता चुका हूं। एल डी वाइट ने क्या बोला था? आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, बस सेम चीज। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी आंसर के इंट्रोडक्शन में अगर ये चीज आप बता देते हैं, तो ये मान लीजिए कि आधा एक नंबर आपका बढ़ जाता है। वैसे भी आप यूपीएससी के अंदर ये नहीं बोल सकते हैं कि लीनियंट मार्किंग होती है। लीनियंट मार्किंग आप नहीं बोल सकते, क्योंकि लीनियंट मार्किंग होती नहीं है वहाँ पे कॉपी चेक होती है 8 नंबर में। क्वेश्चन होता है 15 नंबर का, कॉपी चेक होती है 8 नंबर में। बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा तो 7 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत एकदम नॉर्मल लिख दिया है तो आपको 3-4 नंबर, 4-5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर 4 में ऐसा नहीं होता है। पेपर 4 में थोड़ा चेकिंग थोड़ी ऐसी होती है, लीनेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब फेलिक्स एनिग्रो ने क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस मीन्स डिजायर्ड गोल्ड। फेलिक्स एनिग्रो और आपके जो जेएम पिफनर हैं, इनकी बात में थोड़ा सा मतलब एक ही है, सेम तरीके की। एफएम मार्क्स ने क्या बोला? एफएम मार्क्स ने यही बोला कि डिजायर्ड गोल्ड को पाने के लिए हमें जो भी मैन है, मटेरियल है, कैलकुलेटेड रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हमें लग रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यूजफुल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लूथर गुलिक ने क्या बोला? लूथर गुलिक ने बोला कि एक डिजायर्ड गोल को एकम्प्लिश करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन। होना पड़ेगा, काम को होना ही पड़ेगा। ठीक है, वही बात जो मैं आपको अभी मैंने थ्योरी बताई, वो लूथर गुलिक और उर्विक नहीं दी थी। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला? इट्स द ब्रॉडर सेंस द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ एक्टिविटी ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। सब में कॉमन गोल की बात आ रही है। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तब मैंने ये बात बोली थी आपसे। ठीक है, तब मैंने लेक्चर आपको समझ में ना आया, आप कमेंट में हमें कोई भी बात आप लिख के बोल सकते हो, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर था, मैंने जो पढ़ाया इसमें पहला लेक्चर था। उसके बाद मैं वुडरो विल्सन की एक आखिरी में आपको एक कविता मतलब एक कोट आपको बताना चाहता हूँ। द ईयर ऑफ अ लीडर मस्ट बी रिंग विद द वॉइस ऑफ द पीपल। मतलब ये है कि कोई भी ताकतवर पर्सनालिटी जिसको जिन लोगों ने चुना है, ठीक है ना, उसके अंदर
ये व्यू होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, और एडमिनिस्ट्रेशन सीधी बात करता है कि भलाई किसकी होनी चाहिए, भलाई जनता की होनी चाहिए। तो उसके अंदर उनकी दुविधाएं, उनका हम्बल नेचर, सब कुछ उनके कानों में जो है गूंजना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो मोदी हैं हमारे देश के, तो उनके अंदर जनता की कमियां, जनता की जो है आप देखेंगे जो परेशानियां हैं वो गूंजती रहनी चाहिए, तब जाके एक बड़ा लीडर बनता है, तब जाके एक बड़ी अप्रोच जो है हमेशा सामने आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर की समाप्ति है, और आपको मैं अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ। अगर आपको आंसर कुछ भी लिखना है तो आप इस पर मुझे भेज सकते हैं, रोहित यादव APO@gmail.com। ओके, gmail.com, रोहित यादव APO@gmail.com। इस पर आप लिख करके मुझे अपना आंसर सेंड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप टेलीग्राम पे भी ओनली क्रैक चैनल को देख करके उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पे कुछ डालता हूँ तो आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें करंट अफेयर भी शुरू होगा आज से, सारी चीज़ें आज से चैनल में सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।